कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अर्थात RKSMB के तृतीय पर आधारित कक्षा 6वीं के गणित विषय की परीक्षा जो दिनांक 30 अप्रैल 2024 को होने वाली है, इस परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हम हल करने के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे जो विभाग के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। विभाग ने अभी तक आपके गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों विषयों पर जो परीक्षा होने वाली है उनके 4-4 अभ्यास प्रश्न पत्र अभी तक उपलब्ध करवाए हैं और उन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के कक्षा 6वीं के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप 30 अप्रैल को जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के ही प्रश्न आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूं आप सभी के लिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न पत्र पहला करेंगे, जिसमें हमें प्रश्न दिए हुए हैं कुल 5। पहला प्रश्न है, संख्या 4256 में अंक 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान हमसे पूछा गया है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 200, 20, 100 और 2000। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस संख्या में 2 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। 2 को लिखने के बाद उसके बाद जितने अंक बचते होते हैं उतने लग जाते हैं उसमें शून्य। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200 और हमारा पहला ही ऑप्शन हमें लिखा हुआ मिल रहा है 200, तो हमारा इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 16 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का परिमाप हमें 16 मीटर दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख के अगर आप डायरेक्ट बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता पाते तो उसके लिए आपको एक वर्ग का डायग्राम बनाना है। वर्ग का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। अब आपको पता होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती है, एक बराबर होती है, चारों की माप एक जितनी है। ओके। अब परिमाप हमें दिया हुआ है 16 मीटर, तो परिमाप हमें 16 मीटर दिया हुआ है। परिमाप से हम इसकी भुजा निकालेंगे। हमें परिमाप तो दिया हुआ है 16 मीटर, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से आप समझते होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल कहते हैं बच्चों, इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको नीले कलर का जो आपको दिख रहा है ये तो है इसका क्षेत्रफल, जबकि ये जो लाल रंग की बाउंड्री दिख रही है ये इसका परिमाप है। ये यहां से लेकर चारों तरफ जब हम दूरी तय करेंगे तो इसको परिमाप बोलेंगे। अब वर्ग का परिमाप 4 भुजाएं हैं, इनका जोड़ करेंगे, 4 एक जैसी भुजाएं हैं। जैसे ये वाली भुजा जितनी है उतनी ही ये है, ये वाली भुजा भी उतनी ही है और ये वाली भुजा भी एक जैसी है, चारों भुजाएं बराबर है। तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का 4 बार जोड़ करो। तो हम इनका प्रत्येक भुजा का 4 बार जोड़ करेंगे इनका, तो कितना आएगा? 4 गुणा भुजा। फार्मूला बन जाएगा परिमाप का, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। यहां से इसका आंसर है 16 मीटर। तो भुजा की वैल्यू कितनी आएगी? भुजा बराबर आ जाएगी 16/4। 4 बटा में चला गया तो 4 मीटर आ गया। हमें पता लग गया कि इस वर्ग की भुजा कितनी है? 4 मीटर है। वर्ग की भुजा 4 मीटर है। अब भुजा निकालने के बाद हमें इसका ये अंदर वाला भाग निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का। तो भुजा कितनी है? 4 मीटर, फिर गुणा में एक और 4 मीटर। 4 मीटर और 4 मीटर का गुणा करेंगे तो 16 वर्ग मीटर आ जाएगा। मीटर 2 बार आया हुआ है इसलिए वर्ग मीटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। सी ऑप्शन को आप टिक करोगे, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 2/5 की तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न पूछी है, 5/2 है, 4/5 है, 6/15 है या 4/15 है। तो 2/5 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी? तो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न क्या होती है? उस भिन्न के अंश और हर
ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर, इनको एक जैसी संख्या से गुणा करते जाइए, जो भी आंसर प्राप्त होंगे वो तुल्य भिन्न होंगी इस वाली भिन्न के। तो 2/5 को अगर मैं 2 से गुणा करूं ऊपर नीचे, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ पर भी 2 का गुणा, ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और नीचे 5 के साथ भी 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 4/10। इसी तरह से अगर 3 का गुणा कर दें, 2 तिये 6, नीचे 5 का भी 3 से गुणा, 5 तिये 15। इसी प्रकार अगर 4 से गुणा करें, 2 चौके 8 और नीचे 5 चौके 20। आगे बढ़ें, अगर और आगे लिखना चाहें तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे 5 तक, देखो 2 4 6 8, आगे आ जाएगा 10। इसी तरह से नीचे 5 का पहाड़ा 5 10 15 20 25। ये सारे हमारे 2/5 की तुल्य भिन्न है। इन सारे आंसर में से सी ऑप्शन पे देखो 6/15 लिखा हुआ है, और 6/15 ही हमारी एक तुल्य भिन्न है 2/5 की। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। अगला सवाल, एक फैक्ट्री में एक दिन में 256 क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक दिन में कितने बल्ले बनते हैं? 256। तो मार्च के महीने में कितने बल्ले बनेंगे? मार्च माह में कितने बल्ले बनेंगे? एक दिन में तो बनते हैं 256, हमें मार्च में बताने हैं। कौन से महीने में? मार्च के माह में। मार्च के महीने में दिन होते हैं 31। 31 दिनों में हमने टोटल बताने हैं, यानी तो 31 का गुणा हो जाएगा 256 के साथ। 31 और 256 का गुणा कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 256 का अगर हम गुणा करते हैं 31 के साथ तो गुणा करके हमें आंसर मिलेगा इसका। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 5 2, एक से गुणा करने पे 256 ही आ जाएगा। फिर 3 छिके 18, 18 का 8, एक हासिल, 5 दिए 15 और एक 16 हासिल वाला, और फिर एक बच गई हासिल, 2 तिये 6 और एक 7। अब इसका कर देंगे जोड़, 6 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल, एक हासिल और 2 3, 3 और 6 9, और 7 का 7, 7936। ये वाला डी ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है, तो डी ऑप्शन अपने इसमें फिल करना है। OMR शीट आपको भरने आती होगी, इसकी OCR शीट में आपको टिक लगाना होता है। अब इसका 5वां और अंतिम प्रश्न है, पहले प्रश्न पत्र का हल कीजिए। 729 - 29 + 225, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। देखो 729 में से माइनस करना है 29 और प्लस करना है 225। अगर आप इन दोनों संख्याओं को देखें 729 और -29, तो ये हो जाएगा 700, 700 में प्लस हो जाएगा 225, 700 और 200 925 हो जाएगा ये टोटल। तो 925 इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये था हमारा पहला अभ्यास प्रश्न पत्र। अब हम इसका अगला अभ्यास प्रश्न पत्र करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। दूसरे अभ्यास प्रश्न में लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 7009 है? 7009, तो आप आराम से बता सकते हो, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 7009, तो डी ऑप्शन आराम से आप इसको कैलकुलेट करके आराम से देख के बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा 9 के गुणज को प्रदर्शित करता है? 9 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या होनी चाहिए। इसमें देखो 9 का गुणज है लेकिन 1 नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 और 6 दोनों ही 9 के पहाड़े में नहीं आते, ये भी आंसर नहीं है। 18 तो 9 के पहाड़े में आता है लेकिन 21 नहीं आता, इसको भी छोड़ दो। और ये 27 और 45, 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27, और 45 9 5 45, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। 27 और 45 दोनों ही 9 के गुणज है, तो डी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उस कोण को क्या कहते हैं बताना है। तो आपको पता होगा बच्चों, ये जैसे हम कोई कोण बनाते हैं, अगर मैं ये इस लाइन को ऐसे बना दूं तो ये तो हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए कोण, इस साइड होना चाहिए ऐसा कोई कोण। इस कोण का क्या नाम होगा? इस कोण को बोलते होते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण बोलते हैं इसे? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण? न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक जबकि 90 डिग्री से कम, न्यून कोण। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन यहाँ लिख दीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 4, श्याम के पास
300 रुपये है, उसने 10 पेंसिल 5 रुपये की दर से तथा 20 पेन 10 रुपये की दर से खरीदे, तो बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। ये लेन देन का हिसाब है बच्चों। आप इसमें देखो, शाम के पास शुरू में कितने रुपए हैं, 300 रुपये। अब उसने खरीदारी करी है, 10 पेंसिल खरीदी है 5 रुपये की दर से, 10 पेंसिल खरीदी है, तो 10 पेंसिल का हमें कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। 10 पेंसिल कितने रुपए की पड़ी उसे, एक पेंसिल 5 रुपये की है, 10 पेंसिल तो 10 का गुणा 50 रुपये हो जाएगा। 20 पेन खरीदे हैं 10 रुपये की दर से, तो 20 पेन खरीदे हैं, दर क्या है 10 रुपये की, और पेनों की संख्या है 20। 20 इंटू 10 करेंगे या 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 रुपये आ जाएंगे। कुल खरीदारी कितनी करी, कुल खरीदारी हुई उसकी 50 रुपये की तो पेंसिल है और 200 रुपये की पेन है, तो 250 रुपये की खरीदारी होगी। अब बाकी कितने बचे, शेष कितने रुपए बचे, तो हम बता सकते हैं आराम से। 300 रुपये शुरू में उसके पास थे, उसमें से 250 रुपये खर्च कर दिए, तो बाकी आए उसके पास 50 रुपये। इनमें से डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे, डी ऑप्शन को अपनी OCR शीट में फिल करोगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक निम्नानुसार है, तो बताइए 20 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आराम से आप ये क्वेश्चन बता सकते हो। 20 से कम वाले बताने हैं कितने हैं, तो आप इन प्राप्तांकों में से उन संख्याओं पे गोला लगा दो जो 20 से कम है। ये 20 से कम है, ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम है, आगे 16 है, ये भी 20 से कम है, 18 भी 20 से कम, 16 भी 20 से कम, और इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 20 से कम प्राप्तांक मिले हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। तो इस तरह से ये अभ्यास प्रश्न पत्र भी हमारा पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले अभ्यास प्रश्न पत्र की ओर। अभ्यास प्रश्न पत्र तीसरा, हमसे पहले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 0 से बड़ी और p से छोटी है। p से छोटी की बजाय यहाँ पर देखना है कि p का मान क्या है पहले, तो वो पता लगने के बाद फिर उससे छोटी भिन्न बतानी है। आप p का मान पहले निकाल लिए, फिर उसके बाद बता पाओगे कि 0 से बड़ी तो इधर से होएगी, और p से छोटी यानी कि इसके बीच में, इनके बीच में आने वाली भिन्न कौन सी है वो बतानी है। तो पहले आप यहाँ पर अगर p का मान निकालना चाहते हो तो देखो यहाँ कितने भाग हो रहे हैं 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4, 4 भाग हो रहे हैं। प्रत्येक भाग 1/4 भिन्न है। ये वाला एक भाग 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये तो 0 है, 0 से आगे जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4, और आगे जाएंगे यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये तो हम 1/4 थे, अब यहाँ हो गए 2/4, 2/4। इस P पर पहुंचेंगे तो ये भिन्न बन जाएगी 3/4, और आखिर में 1 पर आएंगे तो ये बन जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब 1 होता ही है। तो अब हमें बताना है कि कौन सी भिन्न इस 3/4 से छोटी है। 3/4 से ये छोटी नहीं है, ये भी छोटी नहीं है, ये वाली भिन्न 3/4 से छोटी है 2/4। सी ऑप्शन देखो, 3/4 से छोटा ये 2/4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम हमें बताना है घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अवरोही क्रम इसे कहते हैं कि घटता हुआ क्रम होना चाहिए संख्याओं का। सबसे पहले आप इन संख्याओं में से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये संख्या 6504 है, ये 6540 है, तो ये इससे बड़ी ये संख्या हो गई, और 6500 से बड़ा कोई 540 से बड़ी कोई संख्या है नहीं। सबसे आगे ये संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में ये संख्या सबसे पहले आ रही है, तो ये दोनों ही आंसर, इनमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। पहला इन दोनों में देखो, ये दोनों संख्याएं
हमारी सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे नंबर पे आने वाली संख्या भी हमारी सही है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ तो आया है 6045 और यहाँ आया है 6305। तो इससे छोटी ये संख्या है, इससे छोटी ये संख्या भी है, लेकिन इसके बाद ये संख्या बड़ी संख्या आ गई और यहाँ पर हमारा पैटर्न सही बैठ रहा है। सबसे बड़ी संख्या ये, इससे छोटी संख्या ये वाली, इससे छोटी संख्या ये वाली, इससे छोटी संख्या ये वाली, सबसे छोटी सबसे आखिर में आ गई। तो ये हमारा सही उत्तर है। सी ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे, सी ऑप्शन इसका एकदम से सही उत्तर हो गया। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? आप सभी जानते हैं 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा बनाता है। इस तरह से एक सीधी रेखा बन जाती है 180 डिग्री के कोण पे। यहाँ पर कोण बनता है 180 डिग्री का, तो इस कोण का नाम होता है सरल कोण। कौन सा कोण होता है? सरल कोण। इसका दो नाम है इसके, एक इसको सरल कोण भी कहते हैं और इसको एक ऋजु कोण भी कहा जाता है। तो सरल कोण हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। आगे है चौथा प्रश्न, शालू ने होली के अवसर पर 7,570 रुपए की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपए में प्रेस खरीदी। शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो कुल जोड़ करना है हमें इस क्वेश्चन में। 7,570 रुपए की तो वॉशिंग मशीन खरीदी गई है और 1,275 रुपए की प्रेस खरीदी गई है। कुल शॉपिंग कितने रुपए की करी, कितने रुपए खर्च किए? तो जोड़ कर दो, 5 हो जाएगा, 0 और 5, 7 और 7 14, 14 का हो गया 4, एक हासिल, 1 और 5 7, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8,845 रुपए। तो ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, दी गई आकृति का परिमाप होगा। परिमाप बताना है इस आकृति का। तो आप यहाँ पर देखो, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये वाली भुजा 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे भुजाओं के माप दिए हुए हैं वैसे वैसे हमने इनका जोड़ करना होता है। परिमाप में यहाँ से लग जाइए। सबसे पहले ये वाली भुजा 10, फिर प्लस में ये वाली भुजा 5, फिर प्लस में ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम आखिर में लगा देंगे। फिर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, फिर ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, फिर ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर और सबसे आखिर में ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। इन सारों का जोड़ होगा वो हमारा इस आकृति का परिमाप होगा। 10 और 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39। तो ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरह से ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। आगे इसका चौथा और अंतिम अभ्यास प्रश्न पत्र भी हम देख लेते हैं, जिसका पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि P और Q के मान बताने हैं इस संक्रिया के लिए। पहला आपको यहाँ एक नंबर दिखाई दे रहा है P और उसमें 38 जोड़ दिए तो 162 आ गया। अब 162 में Q का भाग दे दिया तो 18 आ गया। हमें पता लगाना है कि P और Q के क्या मान होंगे। तो पहले तो आप ये देखो, एक संख्या है P, उसमें 38 जोड़ने पर 162 आ रहा है। तो P को प्राप्त करना है तो वापस से 38 कम कर दो 162 में से। 162 में से 38 को घटा दीजिए। 138 को घटाओगे तो P का मान आ जाएगा। P का मान किसके बराबर होगा? 162 में से 38 वापस घटा दें तो 162 में से 38 घटाएंगे तो 124 आएगा। तो P का मान 124 आ गया। यानी यहाँ पर इन सारे ऑप्शन में से P का मान 124 तो यहीं पर है, तो ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी अगर हम Q का मान भी चेक करना चाहें तो Q का मान कैसे चेक होगा? यहाँ पर 162 में भाग दे रहे हैं हम Q का और 18 उत्तर आ रहा है। 162 में Q का भाग देने पे 18 उत्तर आ रहा है। तो अब हमें Q का मान निकालना है तो 162 में 18 का भाग दे दो। यानी Q का मान निकालने के लिए अब हम 18 का भाग देंगे तो 162 में 18 का भाग दे दोगे तो उससे हमें Q का मान मिल जाएगा। Q का मान 9 आएगा। ठीक है, 162 में 9 का भाग देते हैं तो 18 आता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?
संख्या एक तरफ लिखी हुई है शब्दों में, दूसरी तरफ अंकों में लिखी हुई है। आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो 604। तो ये तो 640 है, तो ये उत्तर हो गया गलत। 4002 ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 4200 लिखा हुआ है, ये भी गलत है। 524 ये सही है। 3056 ये 3065 है, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति का 2/3 भाग छायांकित करने हेतु आकृति में कितने और वर्गों को छायांकित करना होगा, कितने और करने पड़ेंगे? तो आप ये देखो 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? 2/3 इसका मतलब होता है 3 में से 2। 3 में से 2 को करना है अपने छायांकित। ये 1 2 3 इनमें से अपने को 2 करने हैं, तो एक और करना पड़ेगा। ये लीजिए कर दिया। ये 1 2 3 ये 3 हो गए। इन तीनों में से 2 को रंगीन करना है। 1 2 इसको और रंग भरना पड़ेगा, ये लो। फिर ये भी 3 है, 1 2 3, इनमें से कोई 2 करने होंगे। अपनी मर्जी से हम एक इसको कर देते हैं, एक इसको कर देते हैं। कितने में रंग भरना पड़ा हमें एक्स्ट्रा? 1 2 3 4, 4 और भाग रंगने पड़े, तो 4 इसका उत्तर आ गया बी। दूसरी तरह से आप अगर देखो तो टोटल गिनो ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/3 की तुल्य भिन्न निकालनी है और यहां पर 9 है। यहां कितना आएगा वो देखना है। तो इसके लिए आप देखो 3 का 3 गुणा किया गया है। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 2 का भी 3 से गुणा होगा तो 6 बन जाएगा। 6/9। अब 6/9 है ये, यानी 6 वर्गों को हमने छायांकित करना है, जबकि 2 पहले से छायांकित किए हुए हैं, तो 4 और करने पड़ेंगे। तो 4 को इसलिए हमने टिक कर दिया। आगे चौथा प्रश्न है, संख्याओं के पैटर्न को समझकर बताइए कि इस पैटर्न में कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या इसमें गलत हो रही है। देखो सबसे पहले 6 और 24, 6 का 4 से गुणा किया गया है या कुछ और है, जोड़ वाला है सवाल है या देखते हैं। देखो 6 चौके 24, 6 7 42, अपने इसको चेक कर लेते हैं। 6 और इसमें 18 का अंतर है, ये भी देख लेते हैं। 24 और 42 में भी 18 का अंतर है। 24 में 18 जोड़ने पे 42 आता है। अब 42 में 18 जोड़ने पे 60 आता है और 60 में 18 जोड़ने पे 78 आता है। यानी ये यहाँ पर 60 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 60 नहीं है। तो ये हमारी गलत है संख्या। सी ऑप्शन इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे अंतिम प्रश्न है असेसमेंट, इसका अभ्यास प्रश्न पत्र का चौथा। दी गई आकृति में से एक ऐसा युग्म चुने जिसका परिमाप समान हो। हमें ऐसा युग्म बताना है जिसका परिमाप एक जैसा है। परिमाप बताना है, एक जैसा होना चाहिए। परिमाप की जगह यहाँ पर परिमाण होना चाहिए था। चलो अपने देखते हैं, परिमाप लिखा हुआ है तो परिमाप के हिसाब से देखें। 1 2 3 4 5 6, एल में 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये 9 हो गए। यहाँ पर 3 4 7। परिमाप में हमें यहाँ से ये 3 3 6 7 8 9 10 11 12, इसका परिमाप हो गया 12। और परिमाप ही पूछा है, सही पूछा है इस क्वेश्चन में। यहाँ से अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमें टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी 3 इकाई, फिर ये 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 10 11 12, इसकी 12 इकाई यहाँ बन रही है। इसकी देखें तो ये 3 इकाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 बन रही है। ये 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, तो 12 12 इन दोनों में आ रही है। इसमें भी चेक करो, अगर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
ये भी सही नहीं है, यानी इन दोनों के आंसर सही आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं, 12-12। एल और एन, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। इस तरह से हमने ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।